नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप पहली बार एडमिशन लेते हैं या मतलब जाते हैं, फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आप फिफ्थ सेमेस्टर में ही जाएंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे और पहले 3 सब्जेक्ट आपको मेजर में पढ़ने पड़ते थे, अब आपको 2 ही सब्जेक्ट मेजर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपने एक सब्जेक्ट छोड़ा होगा, माइनर का पेपर होगा नहीं। ठीक है, को करिकुलर का पेपर आपका होगा जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इसके बारे में संपूर्ण एक प्रकार से जो वीडियो होगी वो हमारे दूसरा चैनल एक है को करिकुलर मास्टर नाम से। को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको को करिकुलर से संबंधित जितने भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं सभी की वीडियोस, पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। तो आप प्लीज़ जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें। बहरहाल हम चर्चा करते हैं न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि होगा इतिहास के पेपर 1 का। इतिहास और प्राचीन इतिहास ये 2 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। जब आप बीए करते हैं तो 2 प्रकार के इतिहास आप पढ़ते हैं, एक प्राचीन इतिहास और एक केवल इतिहास, या इसी को पहले आप मध्यकालीन इतिहास के नाम से भी जानते थे। तो मध्यकालीन इतिहास ही है ये, इसको हम इतिहास के नाम से जानेंगे। ठीक है, इतिहास या मध्यकालीन इतिहास कुछ भी आप कहो। एक दूसरा होता है प्राचीन इतिहास, जिसको आप एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इतिहास और मध्यकालीन इतिहास या प्राचीन इतिहास होते क्या हैं। ठीक है, और सिलेबस सबका अलग अलग होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ये सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। 2024, 25, 26, 27, 28 तक यही सिलेबस रहेगा, चूँकि सिलेबस में अभी बदलाव होने वाला है नहीं, चूँकि अभी फ़िलहाल में बदलाव ही हुआ है। इतिहास का पहला पेपर जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ना है हमको, इतिहास के पहले पेपर में हमको नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से प्रारंभ होता है, भारत में राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उसका एक प्रकार से उद्भव कैसे होता है और उसका विकास किन चरणों के माध्यम से होता है। कई चरण हैं भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के लिए। चूँकि भारतीय राष्ट्रवाद या दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्रवाद की अगर आप बात करेंगे तो एक दिन में विकास राष्ट्रवाद का नहीं होता, एक लंबी प्रक्रिया होती है ये सब होने में। यानी कि कोई भी समाज को बदलने में, किसी भी एक प्रकार से मुद्दे को चेंज करने में, या किसी भी प्रकार के रीति रिवाज या परंपराओं को ख़त्म होने में या लागू करवाने में अरसों का समय लगता है। यानी कि लगभग मतलब कि 100 साल लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं इसको बदलने में। तो भारत में राष्ट्रवाद चूँकि इसलिए नहीं था, चूँकि भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, टुकड़ों में बटा हुआ था, तो यूनिटी नहीं थी। और कहा जाता है कि यूनिटी जो होती है वो पावर होती है, यानी कि एकता में शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। यानी कि क्या है, एकता में शक्ति है। जब आप एक उंगली आप किसी को देते हैं तो आपकी एक उंगली को ऐसे तोड़ सकता है वो, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को मुट्ठी बांध करके एक प्रकार से उसको देते हैं तो मुट्ठी वो हिला नहीं पाएगा। यानी ये क्या साबित करता है कि एकता में क्या है, बल है। तो एकता भारत में थी नहीं। इसी का फ़ायदा आप देखें, जितने भी विदेशी आए, चाहे वो मुस्लिम आक्रांता रहे हों, अरब, तुर्क, यमन, हूण, ठीक है, कुषाण, जितने भी रहे हुए, और इसके अलावा जो अंग्रेज लोग आए, जो भी आए विदेशी आक्रांता, उन सभी ने भारत में यही देखा कि एक केंद्रीय शक्ति का अभाव है। कोई यहाँ पर केंद्रीय शक्ति नहीं जिसके हाथ में पूरा का पूरा भारत का एक प्रकार से शासन शक्ति हो। और जब ये अभाव देखने को मिलता है किसी भी देश में, तो एक प्रकार से वह देश या तो गुलाम बन जाता है, या फिर वह देश एक प्रकार से गुलामी की जंजीरों में हमेशा जकड़ा ही रहता है, या फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। और भारत की सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी मध्यकाल तक आते आते। तो उस दौरान बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारे विदेशी लोग आए, यहाँ पर शासन किया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद की जो पहली छींट आपको दिखती है वो 1857 की क्रांति से आपको देखने को मिलती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको आप कहते हैं, भारत की प्रथम जो क्रांति होती है स्वतंत्रता को लेकर के, वो आप इसको कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दिया, लेकिन भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को बीडी सावरकर ने कहा था। विनायक दामोदर सावरकर जो एक प्रकार से बहुत बड़े देशभक्त व्यक्ति थे, बहुत एक प्रकार से उन्होंने देश के लिए किया, काला पानी की सज़ा तक काटी, वहाँ पर तमाम प्रकार की यातनाएं सही,
और बड़ी मेहनत करी देश के लिए। जहाँ एक तरफ गांधी जी और सभी लोग मेहनत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों का भी बड़ा योगदान रहा। विनायक दामोदर सावरकर एक प्रकार से ये हिंदू की बात करते हैं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन की बात करते हैं। मतलब ये हिंदू का मतलब, इनके कहने का मतलब है कि जो इस तरफ हिंदू नदी के यानी सिंधु नदी की इस तरफ रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वो सब हिंदू हैं। अब मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को हिंदू के रूप में देखते हैं। हिंदू कोई धर्म विशेष को लेकर के नहीं देखा करते थे, लेकिन लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है अभी इनको लेकर के। हालांकि इन चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा अभी इन चीज़ों में। तो इतिहास का पेपर 1 नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि भारत छोटी बड़ी रियासतों में, आप देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 छोटी बड़ी रियासतों को एकत्रित किया था, उसके बाद में पूरा देश बनाया था। छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे भारत में, आपस में ही लड़ा करते थे और इसी का फ़ायदा विदेशी लोगों ने उठाया। ठीक है, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हमको क्या क्या पढ़ना है इस सिलेबस के अंतर्गत, जो कि हम एक एक चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, और सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, परीक्षा के अंतिम दिनों में मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास, ये तो आपकी होती रहेंगी, लेकिन इससे पहले चैप्टर वाइज वीडियोस मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर रखा है वो बेल आइकन नहीं प्रेस करें तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। हालांकि पुरानी वीडियोज़ को आप देखेंगे, मतलब जो पुरानी मॉडल पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये कि 2024 में ही जो 5th सेमेस्टर की परीक्षा हुई है, उसकी वीडियो एक प्रकार से ऑलरेडी अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप जा करके उस वीडियो को देखें। ठीक है, उसमें तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी, कैसे पेपर आते हैं और कैसे प्रश्न, चूँकि पेपर जो हुआ है 2024 वाला वो है 2023-24 में। ठीक है, चले पहला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, स्वाधीनता का प्रथम संग्राम। स्वाधीनता का प्रथम संग्राम यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई वो क्यों हुई। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि उसके क्या कारण रहे, क्यों एक प्रकार से 1857 की क्रांति हुई। दूसरा, उसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पर, भारतीय राजनीति पर। और तीसरा, उसका स्वरूप कैसा रहा, किस तरीके की एक प्रकार संरचना रही, किस तरीके से ये हुआ, यानी द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके काउजेज, इम्पैक्ट एंड नेचर, सभी के बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। 1857 में क्रांति घटित होती है। 1857 में एक प्रकार से इसको कुछ लोगों ने मात्र सैनिक विद्रोह कहा, कुछ लोगों ने इसको एक प्रकार से कहा कि ये सैनिक विद्रोह से थोड़ा सा ऊपर है, ये प्रथम एक प्रकार से क्या है, क्रांति है, या ये क्रांति बोल सकते हैं, ऐसा बोला। लेकिन इसको बीडी सावरकर ने कहा कि ये क्रांति नहीं, ये एक प्रकार से प्रथम स्वाधीनता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई, इसके बाद में क्या होता है, 1857 तक क्या था कि कंपनी का शासन था। किसका शासन था भैया, कंपनी का शासन था। इसके बाद में क्या होता है, 1858 ईस्वी में क्या होता है। अच्छा, एक कंपनी आती क्यों थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। कंपनी जो थी ये व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत में आई थी। व्यापारिक मतलब व्यापार करने के लिए, क्योंकि भारत में मसाले वगैरह बहुत होते थे और भारतीय जो सामान या कच्चे माल होते थे वो विदेशों में ले जा करके वहाँ पर, चूँकि उस समय औद्योगिक क्रांति हो रही थी, इंग्लैंड वगैरह के देशों में, यूरोपीय कंट्रीज़ में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य हमारा ये है कि वहाँ पर मशीनें वगैरह बनने लगी थी। मशीनें का मतलब कि एक प्रकार जैसे कि जो काम अभी तक हाथों से हम लोग करते थे, कपड़ा बनाने का काम हाथों से करते थे, तो ब्रिटेन में या इन सभी जगहों पर तमाम प्रकार के मशीनों का आविष्कार हुआ, जिससे मशीनों के माध्यम से कम समय में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से माल तैयार करने लगे। तो इसलिए कच्चे माल की रिक्वायरमेंट इनको ज़्यादा हुई। ये लोग विभिन्न देशों में एक प्रकार से फैलने लगे जहाजी बेड़े लेकर के। तो आप देखेंगे वास्को डी गामा, कोलंबस, ऐसे तमाम प्रकार के यात्री, मैगलन ने पृथ्वी की पूरा का पूरा चक्कर लगा लिया, ऐसे तमाम प्रकार के, ठीक है, लोगों ने इस तरीके की मुहिम अपनाई। फिर 15 साल के लिए क्या हुआ, 15 साल के लिए ब्रिटेन की सरकार से एग्रीमेंट करवा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। अब वो कंपनी जब भारत आती है महोदय, तो होता क्या है कि वो व्यापारिक दृष्टिकोण से आती है कि भारत में मेरे को व्यापार करना। जैसे कि मान लेते हैं आज भारत का कोई व्यक्ति या भारत का कोई अमीर व्यक्ति, ऐसे मान लेते हैं अंबानी जी, ऐसे जियो का एक प्रकार से उन्होंने ऐसे अभी अब देखेंगे किस तरीके से रेट बढ़ा है सभी उनका टेलीकॉम कंपनियों का। हालांकि इस पर अभी चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये जो पैसा बढ़ाया, पहले देखो आपको क्या करेंगे, पहले आपको फ्री में लत लगाई, 5G 4G की लत लगा दी एकदम से। अब आप रील देखने के चक्कर में क्या हो गया, रील देखते स्क्रॉल करने की आदत हो गई है। अब बिना नेट के एक दिन आपको खाना हजम होने वाला है नहीं। ऐसी स्थिति में आप चाहे 50 रुपये महंगे हो चाहे 100 रुपये महंगे, आप उसको एक प्रकार से करवाते हैं रिचार्ज, ठीक है। तो ये उसके बाद में एक प्रकार से आप चाहे खाना नहीं खाएंगे एक दिन, कहेंगे 100 रुपये चलो रिचार्ज बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं करवा लेंगे, क्योंकि आपकी आदत लग चुकी है, ठीक है।
तो आदत एक प्रकार से मत लगने देना किसी भी चीज़ की। मान लेते कल को मोबाइल फ़ोन ही बंद हो जाए तो आप नहीं, लगभग कम से कम नहीं तो 20% लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। 20% लोग जो है एक प्रकार से हार्ट अटैक के से एक प्रकार से उनका, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, लेकिन हो सकता है, क्योंकि आजकल सारा काम उसी पर सिस्टम है। तो कभी किसी पर आश्रित ना हो जीवन में। ये मत सोचिएगा कि इसके बिना मेरा काम नहीं होगा, ठीक है। सबके बिना सबका काम होगा। एक व्यक्ति के नहीं रहने से कोई काम रुक नहीं जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचेंगे कभी। तो ये ध्यान रखेंगे कि भाई हुआ कुछ ऐसा कि जब कंपनियां यहाँ पर आईं तो जैसे अब यहाँ से अंबानी जी जाएं नेपाल में, अब नेपाल में वो शासन मतलब नेपाल में जाएं व्यापार करने के लिए, फिर वहाँ पर धीरे धीरे सेना बना लें, ठीक है। उसके बाद में क्या करें, सेना बना करके फिर वहाँ पर थोड़ा सा राजनीतिक मामलों में चुनाव न लड़ने लगे, वहाँ जीत जाएं और वहाँ सरकार बना लें। फिर वहाँ पर क्या हो जाए, गुलाम जो हो ही गया वो, तो फिर वहाँ से क्या हो जाए, फिर यहाँ से भारत के लोगों को पता, मोदी जी ने देखा कि है अंबानी तो है, का कलीन अंबानी भैया शासन करें इनका, चलो अंबानी के कोनो गलती हेरी हैं मोदी जी, थोड़े गलती पाएँ, चलो हटाओ कंपनी का शासन, हटा वहाँ से और भारत का शासन शुरू। ऐसे ही क्या हुआ कि 15 साल का एग्रीमेंट था इसके पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कंपनियां एक प्रकार जब आगे बढ़ने लगी और शासन सत्ता में कब्जे आने लगी, 1857 में एक प्रकार से क्रांति होती है। उससे पहले आप देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है, तमाम प्रकार के कर्नाटक वार होते हैं, तमाम प्रकार के युद्ध होते हैं दक्षिण भारत में। तो उन सभी प्रकार के युद्ध के बाद में 1857 ईस्वी में ये एक सैनिक विद्रोह भी कुछ लोग कहते हैं, चूँकि मंगल पांडे ने पहली बार एक प्रकार से चर्बी लगे जो कारतूस होते थे उनको एक प्रकार से खोलने से, चूँकि मुँह से खोलना पड़ता था, तो उसको मना कर दिया और उसी कारण से एक प्रकार से चीज़ें शुरू हुई। चिंगारी यहीं से लगती है। बेसिकली मैं आपको समझाने का जो प्रयास ये कर रहा था कि 1858 में क्या हुआ कि कंपनी की थोड़ी सी गलती हुई कि गई क्रांति हो गई यहाँ पर भारत में। ये क्रांति की सूचना ब्रिटेन में मिलती है। अब ब्रिटेन के जो महाराज या महारानी बैठी हैं वहाँ से महारानी विक्टोरिया, वो कहती हैं कि भाई कंपनी वालों क्या कर रहे हो भारत में, तुम चलो हटो यहाँ से, तुम्हारा काम ख़त्म। अब कंपनी का काम ख़त्म। अब क्या बना, 1858 का अधिनियम बना। 1858 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में एक प्रकार से कहा गया कि अब ब्रिटेन मतलब जो है वो शासन करेगा भारत पर, यानी कि अब सभी जनता को एक प्रकार ठीक तरीके से देखा जाएगा, जनता की रिक्वायरमेंट सुनी जाएंगी, जनता की एक प्रकार से जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। ऐसे तमाम दिलासे दे करके ये कानून आता है। उसके बाद में फिर अब कंपनी का शासन डायरेक्ट क्राउन के हाथों में चला जाता है। क्राउन का मतलब वो क्या होता है, ब्रिटिश, ऐसा व्यक्ति जिसके सर पर क्राउन माने होता है ताज यानी कि मुकुट, तो जिसके सर पर मुकुट होता है ब्रिटेन की गद्दी पर बैठता है महाराज या महारानी, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो कुल मिलाकर के ये 1857 की क्रांति के बाद होता है। तो 1857 की क्रांति पूरा विस्तार से डिटेल में हम आपको बताएंगे, एक भी पॉइंट छोड़ने वाला हूँ नहीं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मैंने आपको पूरा एक कहानी समझा दी आपको, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा अगर बताऊँगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, और इसलिए मैं आपको एक एक चैप्टर में, ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं तो मैं, ज़्यादा लंबा सिलेबस है नहीं तो मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। लगभग 10-12 चैप्टर्स के माध्यम से, 10-12 वीडियो के माध्यम से आपका संपूर्ण चैप्टर समाप्त होने वाला है। 10-12 घंटे में मैं सभी को कवर कर दूंगा, ठीक है, परेशान ना हो। सेकंड चैप्टर में भारत में राष्ट्रवाद के उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, चूँकि यहीं से 1857 की जब क्रांति हुई तब लोगों को लगने लगा कि भाई ये अपना एक राज्य नहीं है कि इसके लिए लड़ें, ठीक है, ये एक प्रकार से पूरा भारत ही अपना देश है, हम आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं भाई, हमको तो एक प्रकार से हमको मिल करके इनसे लड़ना चाहिए। ये अंग्रेज लोग गोरे लोग हैं। अब क्या होने लगा कि गोरे और काले का भेद, मतलब यह एक प्रकार से गोरे लोग जो होते थे ये लोग ट्रीट ऐसा करते थे लोगों के साथ कि लोगों के में अंदर लगने लगा कि भाई हाँ ये लोग हमारे दुश्मन हैं। पहले लगता था कि नहीं ये लोग हमारे पर शासन कर रहे हैं, अच्छा शासन कर रहे हैं चूँकि पढ़े लिखे हैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, लोगों को लगने लगा कि नहीं ये लोग एक प्रकार से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं हम लोगों के साथ, न्याय नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, हमारे लोगों को मार रहे हैं। तब लोगों के मन में एक प्रकार से उत्पन्न हुई कि भाई प्रजातीय भावना उत्पन्न हुई, लगा कि भाई हाँ हमारे भाई को मार रहा है। तो राष्ट्रवाद की चिंगारी पनपनी शुरू होती है 1857 की क्रांति से। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय यहीं से होता है बेसिकली। इसका विकास धीरे धीरे करके फिर 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती, भारत की एक कंपनी मतलब एक जो है पार्टी बनती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। फिर उसके बाद में उसके अधिवेशन होने शुरू होते हैं और इस तरीके से भारत एक केंद्रीय सत्ता के रूप में सामने आता है और भारत को लगता है कि हाँ हम सब एक हैं और हमको डट करके सामना करना किनका, अंग्रेजों का, ठीक है। तो इसके लिए उत्तरदायी कारक जो रहे हैं, किसके लिए उत्तरदायी कारक भैया, भारत में राष्ट्रवाद उदय के और भारत में राष्ट्रवाद का विकास,
ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके कौन कौन से कारक रहे हैं जो कि एक प्रकार से प्रभावित करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और राष्ट्रवाद के सिद्धांत, राष्ट्रवाद के सिद्धांतों में बेसिकली दो व्यक्तियों के विचारों के तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। एक तो हैं गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, और दूसरे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। दोनों के विचारों की तुलना करेंगे और एक संबंध और तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हम इस चैप्टर को निपटा देंगे, ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ। यानी फैक्टर्स लीडिंग to the rise and growth of nationalism in India and theories of nationalism, views of Gandhi and Tagore, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे। इसके बाद में थर्ड चैप्टर आपका आएगा। इसके बाद में थर्ड चैप्टर में क्या होगा, थर्ड चैप्टर में क्या होगा, कांग्रेस का प्रारंभिक चरण शुरू होगा। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, कांग्रेस को INC बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना बेसिकली एक प्रकार से करी थी किसने, A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम की अगर बात की जाए, A.O. ह्यूम जो था ये एक प्रकार से ये आयरलैंड का व्यक्ति था। इसने जो है एक प्रकार से मतलब कि जैसे ये बड़े पद पर था, ये भारत में शासन करने के लिए वहाँ से भेजा गया था, लेकिन ये भारतीयों की जो दशा थी और सिचुएशन थी उसको देख करके दया का भाव इसके अंदर उत्पन्न होता है और इसने सुझाव दिया कि अगर आप ऐसे छिटपुट करके सरकार तक अपनी बात पहुँचाओगे तो शायद आपकी बातों को कोई ना सुने। जैसे कि अगर मान लेते हैं आप अगर एक प्रकार से मतलब जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति जा करके किसी काम से मतलब सरकार से सोचे कि एक व्यक्ति कहने से कोई काम बदल जाएगा, तो नहीं बदलेगा। लेकिन जब वही काम एक प्रकार से आप किसी संस्था या संगठन के माध्यम से रखेंगे तो कानून भी बदलेगा और वो चीज़ भी बदलेगा अगर वो एक प्रकार से गलत होगा तो। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कुल मिलाकर के मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि A.O. ह्यूम ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत की मदद करी, जिसने कहा कि आप एक संस्था बनाओ जो संस्था भारत का प्रतिनिधित्व करती हो, और उस संस्था के द्वारा जब आप अपनी बातों को रखेंगे तो एक प्रकार से क्या होगा, वो बातों को एक प्रकार से बातों में जो है वजन होगा और उस बात को जो ब्रिटिश सरकार है वो सुनेगी और बात आपकी वहाँ तक पहुँचे। इसके लिए ज़रूरी है एक संस्था का, एक माध्यम का, और वो माध्यम बनी कौन, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम को इसीलिए संस्थापक माना जाता है किसका, INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसके प्रथम जो एक प्रकार से अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं WC बनर्जी। WC बनर्जी की अगर बात की जाए, ठीक है, WC बनर्जी जो है इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बड़े विद्वान आदमी थे। इन्होंने एक प्रकार से प्रथम अध्यक्षता करी। इसके बाद में आप देखें बाद में दादा भाई नौरोजी और तमाम प्रकार के लोगों ने इसका जो है समर्थन करते हुए और उसकी अध्यक्षता करी। फिर इसके बाद में पहला अधिवेशन इनका जो है 1885 में होता है। बम्बई का एक गोकुलदास जो है एक कॉलेज है, संस्कृत का महाविद्यालय था, उसी एक प्रकार से कॉलेज में ये मीटिंग होती है और कांग्रेस की स्थापना करी जाती है। तो कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में क्या हुआ कि कुछ जो विचारधारा थी, मतलब कि एकदम से अंग्रेज़ों की जो विचारधारा थी या अंग्रेज लोग जो करते थे उसको स्वीकार करते हुए कि साहब ठीक है आपने जो नियम बनाया मैं उसको मानूंगा, लेकिन मेरे भी कुछ विचार हैं, मेरी भी कुछ एक प्रकार से नीड्स हैं, मेरी भी कुछ आवश्यकताएं हैं। इस तरीके से मैं आपकी आज्ञा को तो मानूंगा, लेकिन आप मेरी भी रिक्वायरमेंट सुने, आप मेरे बारे में सोचें। आप मेरे लिए कानून बना रहे हैं तो मेरे बारे में आपको सोचना चाहिए। यानी एक रिक्वेस्ट की भांति हाथ पांव जोड़ करके एक पर्चा लिख करके या एक रिक्वेस्ट की भांति एक प्रे या एक तरीके से प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने विचारों को वहाँ तक पहुँचाते थे। तो ये विचारधारा जो रही बेसिकली ये उदारवादियों की विचारधारा रही। तो उदारवादियों की विचारधारा जो कांग्रेस बना पहले में उदारवादी की विचारधारा रहती है। 1885 से लगभग आप देखेंगे 1885 से 1905 ईस्वी तक आप देखेंगे ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो कांग्रेस के जो कार्यक्रम रहे, कांग्रेस के कार्यक्रम और नीतियाँ तमाम प्रकार की, कांग्रेस की विभिन्न अधिवेशन प्रत्येक साल पर हुआ करते थे। हर एक साल पर कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो एक दिन मैं केवल अधिवेशन को लेकर के वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे के सारे अधिवेशन जो है कांग्रेस के वो कब कब हुए और कहाँ कहाँ हुए, किस किस सन में हुए, और उसमें जो मेन पॉइंट हुआ या मेन काम हुआ है कांग्रेस के अधिवेशन का वो हुआ क्या है, या उस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण काम हुआ है, उसको मैं विस्तार से बता दूंगा। उसकी अध्यक्षता किसने करी और कब हुआ है, कहाँ पर हुआ, ठीक है। जो नीतियाँ बनाई गई वो सब हम समझ लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्लियर होगा। तो अर्ली फेज ऑफ कांग्रेस, द आइडियोलॉजी, प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है। तो ये हम लोग तीसरे चैप्टर में या तीसरी यूनिट में देखेंगे। इसके बाद में अगला जो चैप्टर आपका आएगा उसमें हम लोग उग्र राष्ट्रवादी चरण। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, इसी में एक चरण ऐसा आता है, एक नरम दल एक गरम दल। तो जब कांग्रेस का शुरुआती दौर था तो नरम दल के नेता उसमें थे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जिसमें गरम दल की उत्पत्ति होती है, जिसमें लाल बाल पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, ठीक है,
देखिए ये 3 व्यक्ति हैं जो कि गर्म विचारधारा से हैं। लाल, लाल माने लाला लाजपत राय। पाल, पाल माने होते हैं बिपिन चंद्र पाल। और लाल, बाल, एक बाल है, ठीक है। बाल मतलब क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने मेरे भाई, इन्होंने गरम दल या एक प्रकार से ऐसी विचारधारा को, जो नरम दल वाले थे उनकी विचारधारा को नहीं माना। एक नई विचारधारा आती है जो अपने, चूँकि ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे देशों में रही के हमारे न ऊपर एक प्रकार शासन कर रहे हो, हम तुझसे रिक्वेस्ट करी, तुझसे भीख मांगी, तुमको करना पड़ेगा, और नहीं किए तो इसका परिणाम बुरा होगा, धरना होगा, तमाम प्रकार की चीज़ें, ठीक है। यानी कि जो एक प्रकार से नरम दल और गरम दल है, इसके बीच में द्वंद्व भी रहा। बाद में गांधी जी आते हैं, दोनों को इकट्ठा होता है और सब कुछ मामला ठीक होता है। तो उग्र राष्ट्रवाद का उदय और उसका विकास कैसे हुआ, पूरा विस्तार से हम समझेंगे। मतलब कि जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज जो रहा है, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ जो है एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार से समझाने को, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा कैसे शुरू हुई, किस तरीके से विचारधारा रही इनकी, सब कुछ समझेंगे, विशेषताओं को समझेंगे। 5वां चैप्टर है स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, मतलब सूरत विभाजन, ठीक है। यानी स्वदेशी आंदोलन मतलब कि स्वदेशी मूवमेंट चलाया जाता है गांधी जी के द्वारा, या और भी लोग उसमें शामिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम लोग शामिल थे। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि भाई अपना जो एक प्रकार से अपने देश में बनी वस्तुओं का एक प्रकार से उपयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है तमाम प्रकार की चीज़ें जो होंगी वो खुद की चीज़ें करी जाएंगी, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाएगा और उनकी बनी चीज़ों का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस का सूरत जो विभाजन हुआ उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत और स्वदेशी मूवमेंट दोनों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 5 में। इसके बाद में चैप्टर नंबर 6 आएगा। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, 6 नंबर चैप्टर में मुस्लिम लीग के बारे में समझेंगे। क्योंकि देखें, एक तरफ जो हिंदुओं और मुसलमानों की दोनों की संयुक्त संस्था थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हिंदू महासभा हिंदुओं के लिए, मतलब कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग बनी, तो उसके बाद में बीडी सावरकर वगैरह ने मिल करके हिंदू महासभा का भी गठन किया, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की अगर बात किए तो राइज ऑफ मुस्लिम लीग का उदय कैसे हुआ, जिन्ना वगैरह या फिर जो भी लोग थे, इन सभी लोगों ने मिल करके, वैसे और भी लोगों ने इसका एक प्रकार से, अली आगा खां और तमाम लोग का नाम आता है। तो इसकी मांगें और कार्यक्रम, चूँकि मुस्लिम लीग बनाई गई, मुस्लिम लीग भी एक प्रकार से अपनी मांगें प्रस्तुत कर रही थी, ठीक है। तो मांगें और कार्यक्रम क्या क्या रहे मुस्लिम लीग्स के, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। किस तरीके से मुस्लिम लीग एक प्रकार से भारत में विभाजन की नींव डालती है और इस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती, पूरा डिटेल में बताऊंगा। भारत पाकिस्तान जो आज 2 देश एक प्रकार से अलग अलग हैं, ये आप देखेंगे कैसे हुआ, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। चैप्टर नंबर 7 में हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागरण, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था भैया? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है, और 1918 तक एक प्रकार से ये युद्ध चला था। प्रथम मतलब जो महायुद्ध हुआ है दुनिया का, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ, ठीक है। तो ये 1914 से 1918 में भारत के सैनिक किसका मदद कर रहे थे? तो ब्रिटेन का मदद कर रहे थे, मित्र राष्ट्रों का मदद कर रहे थे। चूँकि ब्रिटेन का शासन भारत पर था, तो ब्रिटेन जिस तरफ ब्रिटेन था उसी तरफ भारत भी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 1914 से 1918 तक, यानी 4 सालों तक युद्ध हुआ। तो उसके दौरान एक प्रकार से एक राष्ट्रीय जागरण हुआ। चूँकि जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उसकी खबरें ऑल इंडिया रेडियो पर आती थी, और जो भारत के पढ़े लिखे लोग थे वो समाचार पत्रों को पढ़ते थे, न्यूज़ को सुनते थे। उसके बाद में लोगों के अंदर जागरण भावना जगने लगी। लोगों को लगने लगा कि भाई विद्रोह हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। स्वतंत्रता के लोगों के दिमाग में आया कि हाँ, हमको स्वतंत्र होना है। लोग इससे पहले जानते भी नहीं स्वतंत्रता होती क्या है, क्या कैसे क्या मामला, लेकिन फिर एक प्रकार दो लोगों के अंदर जगने लगता है उम्मीद, ठीक है। तो इस तरीके से लखनऊ समझौता होता है, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन चलाए जाते हैं। तो नेशनल एवाकिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, लखनऊ पैक्ट, ठीक है, होम रूल मूवमेंट, ये तमाम प्रकार के आंदोलन चलाते हैं। एनी बेसेंट संबंधित थे होम रूल लीग आंदोलन से, ठीक है। लखनऊ समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो इतना आपको पढ़ना है। इसके बाद में हम लोग, ये तो चैप्टर्स आपके ख़त्म यहीं पर। इसके बाद में हम एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं बता रहा था कि आधुनिक भारत की जो प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रवादी संस्थाएं, उन संस्थाओं के बारे में समझेंगे। और INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं, उन अधिवेशन को भी मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूँगा।
ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस इतिहास के पेपर 1 का। इतिहास के पेपर 2 का सिलेबस जल्दी आएगा। और ये सिलेबस आप अगर नहीं देखें तो आप जो है इसका भी सिलेबस आ चुका है, इसका भी देख लेंगे आप सिलेबस। ठीक है, 1-2 दिनों में आ जाएगा अगर नहीं है तो देखिए, जियोग्राफी पेपर 1 में आपको रीजनल जियोग्राफी पढ़ना है, प्रादेशिक भूगोल हिंदी में कहते हैं, इसका सिलेबस आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी सिलेबस आपको मिल जाएंगे, हिंदी का या अन्य सब्जेक्ट के सिलेबस जो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे धीरे धीरे, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए। आप कमेंट करेंगे उसी हिसाब से आपकी वीडियोज़ मिलती रहेंगी और मैं प्रयास करूँगा कि संपूर्ण सिलेबस आपका खलास किया जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ और आगे चल करके आप TGT PG की परीक्षा दे पाएँ, नेट JRF क्लियर कर पाएँ। तो आप सभी लोग एक प्रकार से अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो मैं पढ़ाने में पीछे नहीं हटने वाला हूँ। बस आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोग प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करें, मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। आप हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ आपके चैनल पर मिलती हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। धन्यवाद।